बाढ़ के मामले में जितना पैसा आया उसका किस प्रकार से प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, उसको कहाँ खर्च किया गया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। बेरोज़गारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश हो गया। 25 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। आज हरियाणा प्रदेश में HPSC और SSC तो केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए बने हुए हैं और उन्होंने कह दिया कि 32 पेपर लीक हो गए। लीक नहीं हुए, सारे पेपर बेचे गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घपले और घोटाले इस सरकार में हुए और लूट मिची हुई है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई OSD है। OSD के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ही सभी OSDओं के ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से पैसा लूटने का काम किया है। चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी इस लाइन में खड़े हैं कि पैसा कहाँ से मिले। और विलैत में, कैथल में, राजौंद में मैं ये कह रहा हूँ मंत्री के शेयर में है कमीशन खोरी है और किसके को आओगे। और मैंने कुछ और कहा कि मंत्री की क्या कि मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी सरपंच को ग्रांट मिलती है पहले उससे तय होता है कमीशन कि तूने मेरी फैक्ट्री से लेने पड़ेंगे और फिर जा कर के आपको ग्रांट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हिंदू को मुसलमान से लड़ा कर, सिख ईसाई को आपस में लड़ा कर, जात पात की दुर्भावना फैला कर, गांव-गांव में 36 जात के भाई मिलजुल करके शहर में रहते हैं, परंतु वर्षों से उनका भाईचारा है। इनको भाईचारा तोड़ने में मज़ा आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं का ये दायित्व नहीं था कि आग लगाने की बजाय वो लोग अपने सभी समर्थकों को समझाने की बजाय उन्होंने उल्टा बहकाने का काम किया। ये हमेशा जात पात की दुर्भावना फैलाते हैं। जब 2019 में चुनाव हुआ सभी जगह पन्ना प्रमुख थे। इनके पन्ना प्रमुखों में 50 सीटें ये हारे और 40 ये जीते। अब की बार इनके ये पन्ने ही पाट जाएंगे, इनकी कोई सीट कहीं पे नज़र नहीं है। और बहुत से पैसे जो पानी निकलने के उनको साफ़ किया जाता है, परंतु हमारी सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, जिसकी वजह से हमारा फसलों का हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने मुआवजा डिक्लेयर किया है कि उन्होंने मनुष्य की कीमत को क्या अगर फ्लड की वजह से मौत हो गई तो उसे 4 लाख रुपये हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी। ये एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान है और मनुष्य की ज़िंदगी बहुमूल्य है, उसको पैसों में तो नहीं आंका जा सकता। फिर भी 20 लाख रुपये एक अगर मनुष्य की ज़िंदगी गई है दिए जाने चाहिए। और 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जो बहुत कम है। कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना ज़रूरी है। और इसी प्रकार अगर कोई दुधारू पशु मर जाए, जब भैंस मर जाए तो 37,500 रुपये देने का ऐलान सरकार ने किया है, जो आज कीमत 1.5 लाख रुपया भैंसों की है। यानी कि इस प्रकार से बद्दा मजाक हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया। और आपके सामने है कि सारे पुल बह गए जो इन्होंने बनाए थे। इनके धरे धराए अरमान रह गए कि किसी प्रकार से आज भी, जिस प्रकार से कोरोना काल में ये घोटालों का अवसर तलाश रहे थे कि उस वक्त में रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, उसी कोरोना काल में किस प्रकार से धान घोटाला हुआ था, किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ था, अब भी ये घोटाले का अवसर तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि 7 साल में हज़ारों करोड़ रुपया आया और 7 साल में हज़ारों करोड़ रुपया ये लूट कर ले गए। इसकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश का भारी नुकसान हुआ है। तो इसके लिए जांच बिठाई जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ के मामले में जितना पैसा आया उसका किस प्रकार से प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, उसको कहाँ खर्च किया गया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। और जिस प्रकार से अनेकों मुद्दे हैं आज हरियाणा प्रदेश में, वो मुंह बाए खड़े हैं कि विशेष तौर से बेरोज़गारी है कि बेरोज़गारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश हो गया। 25 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। आज हरियाणा प्रदेश में HPSC और SSC तो केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए बने हुए हैं
और उन्होंने कह दिया कि 32 पेपर लीक हो गए। लीक नहीं हुए, सारे पेपर बेचे गए हैं। और इसी प्रकार से आप यहाँ तक आ गए कि हमारे पड़ोसी विधायक हैं पुंडरी के, उनके बेटे से ही पैसे ले लिए और उनको कहा इंस्पेक्टर भर्ती कर देंगे, उन्होंने FIR दर्ज करवानी पड़ी। ये क्या कह रही हैं ये सारी बातें। और इसी प्रकार आपको पता ही होगा इस बात का कि हमारे नौजवान आज जो बड़े लाड प्यार से पाले थे माँ बाप ने, आज सात समुद्र पार जाके USA, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा कर के अपना जीविका उपार्जन करने की ठानी है। आज हरियाणा प्रदेश से नौजवानों का मोह भंग हो गया। डोंकी वीज़ा लेकर के जान हथेली पे रख करके सात समुद्र पार जा कर के अपना जीवन यापन करना पे तुले हुए हैं। आज इसी प्रकार से कि इन्होंने कहा था कि 75% का आरक्षण हम देंगे जो भी फैक्ट्री हरियाणा प्रदेश में लगेगी। जब फैक्ट्री लगी नहीं तो 75% आरक्षण बेरोजगार नौजवानों को देने का प्रश्न ही नहीं। उस कानून के तहत एक भी आदमी नौकरी नहीं लगा। और नरेगा का बजट जिस प्रकार से कम किया गया, उससे 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित केंद्र सरकार ने किया था। आज वो केवल 25 से 30 दिन का रह गया है, क्योंकि नरेगा का बजट कम होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। जो हमारे भाई उसमें रजिस्टर्ड हैं, उनके मैंडेट जो 100 पूरे करने चाहिए थे, वो 25 से 30 दिन ही पूरे हो पा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार इस बात पे तुली हुई है कि निजीकरण कर दिया जाए, चाहे बंदरगाहें हैं, चाहे एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे हैं, और चाहे रेलवे स्टेशन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और चंद घरानों को उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमारे कर्मचारी वर्ग आज सबसे ज़्यादा दुखी है। पुरानी पेंशन लागू करने के वादे तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किए गए थे, परंतु पुरानी पेंशन के ऊपर आनाकानी कर रहे हैं, कहते हैं बजट नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए, वहाँ पे कहाँ से बजट आ गया। इन्होंने आज टका सा जवाब दे रखा है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का। आपके सामने चाहे वो मिड डे मील वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मारी मारी फिरती हैं, उनको कई कई महीने का तनख्वाह नहीं मिलती। जो क्लर्क हैं आज हड़ताल पे हैं, क्लर्कों से भी बहुत सा काम बाधित हो रहा है। उन्हें आज तनख्वाह के किस प्रकार से 19,900 में ही दी जाती है बेसिक पे, 35,000 उनकी मांग है कि 35,000 हमारे किए जाएं। आज उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार जब चाहती है जैसा कानून थोप देती है। पंचायती राज के 2 साल चुनाव नहीं हुए, सरपंचों के अधिकार छीन लिए गए। सरपंच मांगने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसान मांगने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, और इसी प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर गए तो वहाँ के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। यानी कि अपने मुताबिक कानून को मनवाने के लाठी का, असुर गैस के गोलों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आज फैमिली आईडी किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र एक नौबत बन के खड़ी होगी, कठिनाई बन के खड़ी होगी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी में कितनी मिस्टेक हैं, एक बड़ा घपला है, कितना बड़ा घोटाला इसके अंदर भी आ रहा है। स्किल कॉरपोरेशन में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है कि आज कहते थे मेरिट के आधार पर लगेंगे, आज उसी के डायरेक्टर छुपते फिर रहे हैं कि उसी ने किस प्रकार से घपला किया उसकी पेमेंट करने के नाम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घपले और घोटाले इस सरकार में हुए और लूट मिची हुई है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई OSD है। OSD के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ही सभी OSDओं के ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से पैसा लूटने का काम किया है। चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी इस लाइन में खड़े हैं कि पैसा कहाँ से मिले। और विशेष तौर से कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपसे मीट टुगेदर कर सकूं, आपसे मिल सकूं और अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। आज जिस प्रकार से कर्मचारियों की बात चले, पुलिस वालों ने भी कह दिया हड़ताल तो कर नहीं सकते, परंतु उन्होंने अपनी डिमांड तो भेज दी है। जेल वार्डर की कोई तनख्वाह नहीं है, अगर आप देखोगे बहुत मिनिमम तनख्वाह है जेल वार्डर की। पुलिस कांस्टेबल की बहुत कम तनख्वाह है, उनकी को भी इक्विवेलेंट टू क्लर्क स्केल दिया जाना चाहिए, बेसिक तनख्वाह दी जानी चाहिए। और हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व तो मिला हुआ है जिसे ज़मीनी हकीकत का पता ही नहीं, केवल पोर्टल से पता करते हैं कि सारी बातें पोर्टल पर रख दी जाएं और पोर्टल से ही जा कर के
उनको उठाया जाए और फिर जा कर के कोई बात की जाए। कोई विश्वास पोर्टल पे करता भी नहीं। लोग रूबरू बात करके हरियाणा प्रदेश के हमेशा नेताओं के रूबरू होकर के ये अपनी बात रखते रहे हैं और कहते रहे हैं और उनकी ग्रीवेंसेस दूर होते रहे। जहाँ अनेकों घोटाले हुए, घपले हुए हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो HPSC के पेपर लीक होने का हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, डाडम का पहाड़ लूट के खा गए, एक DSP को किस तरह से बुलडोजर के नीचे ही दे दिया था। और इसी प्रकार से हमारा कैथल जिला भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पे सफाई घोटाला हुआ, 32 करोड़ रुपये आए, सारे डकार गए। विजिलेंस को जांच दी गई और विजिलेंस की जांच ने भी पर्दा डाल दिया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिचार्ज बोर घोटाला मैंने उठाया था। रिचार्ज बोर घोटाला, एक बोर लगाने में 150 फुट 200 फुट माल डाला जाता है और दिखाया 800 जाता है। असंध से जा कर के उसकी रसीद ले आए और फिर जब मैंने उठा तो वो वापस भी हुई और बहुत से रिचार्ज बोर लगे, दिखाए भी गए। परंतु रिचार्ज बोर घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला आपके ज़िले में हुआ। तालाब एक है, उसकी पेमेंट नरेगा से भी कर दी गई, सिंचाई विभाग से भी कर दी गई, पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी कर दी गई। यानी कि यहाँ इस ज़िले में, आपके इस पूरे ज़िले में सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, आपका रिचार्ज बोर घोटाला, आपके कभी म्यूनसिपल कमेटियों के घोटाले, ये विधायकों ने, मंत्री ने, विशेष तौर से हमारी मंत्री ने तो ये कर रखा है, ग्रांट उसी को मिलेगी सरपंच को जो उनकी ब्लॉकों की फैक्ट्री से ब्लॉक खरीदेगा। एक ब्लॉक की कीमत केवल 7 रुपये है मार्केट में और 12 रुपये की दी जाती है। यानी कि 6 रुपये प्रति ब्लॉक का कमीशन है। हर जगह कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी हमारे कलैत में तो ये चला हुआ है। बाकी का तुम्हें ज़्यादा जिला का पता होगा। मैं आपके हर का सवाल का जवाब दूंगा, आपने जितने प्रश्न आप चाहते हैं कर। कलैत में, कैथल में, राजौंद में, मैं ये कह रहा हूँ मंत्री के शेयर में है कमीशन खोरी है और किसके को आओगे। और मैंने कुछ और कहा कि मंत्री की कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी सरपंच को ग्रांट मिलती है पहले उससे तय होता है कमीशन कि तूने मेरी फैक्ट्री से लेने पड़ेंगे और फिर जा कर के आपको ग्रांट मिलेगी। मैंने पहले भी एक मेरे मित्र आए थे, मैंने उस दिन भी अपनी बात रखी थी कि मुख्यमंत्री को फौरी तौर से मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मीटिंग की। अगर समय रहते इस मामले को निपटाया जाता तो निपट सकता था। अब समय निकल गया। ये किसी महान पुरुष हमारे जितने भी हुए, किसी एक जाति के नहीं, आपके चाहे संत रविदास जी हुए, सभी के पूजनीय हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि हुए, सभी लोग उनको मानते हैं। भगवान परशुराम जी हुए, भगवान परशुराम जी को सभी जाति मानती हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं। गुरु ब्रह्मानंद जी हुए, उन्हें सारी जाति के लोग पूजते हैं। और इसी प्रकार से के महाराजा अग्रसेन जी हुए, उनको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अदब से सिर झुकाते हैं। चाहे दीनबंधु सर छोटू राम हुए, उनको आज सारी जाति के लोग मानते हैं। आज हमारे जितने भी बड़े महान पुरुष हुए हैं वो सभी सर्व जात के, सर्व समाज के हैं। सम्राट मेरी भोज भी इसी प्रकार से हैं। हमें सम्मान करना चाहिए, दोनों समुदायों को बैठ करके इस मसले को हल करना चाहिए और एक दूसरे पर छिंटा कसी और अच्छी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यहीं रहना है, कल एक दूसरे को मिलना है और सारी बातों के समाधान डायलॉग से, बातचीत के जरिए ही किए जाते हैं। और विशेष तौर से मैं तो इन दोनों समाज के प्रमुख, कद्दावर और जो आगू नेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करें और हरियाणा के मुख्यमंत्री से आशा ना करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हिंदू को मुसलमान से लड़ा कर, सिख ईसाई को आपस में लड़ा कर, जात पात की दुर्भावना फैला कर, गांव-गांव में 36 जात के भाई मिलजुल करके शहर में रहते हैं, परंतु वर्षों से उनका भाईचारा है। इनको भाईचारा तोड़ने में मज़ा आता है और ये वोट हासिल करते हैं, वो वोट की फिर फसल काटने के लिए चले जाते हैं। इनको इन बातों से ही मज़ा आया
इन बातों में इनको इसलिए आता है कि इनकी वोट काट बनाने के लिए तैयारी करते हैं, दूसरे की काटने की तैयारी करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं का ये दायित्व नहीं था कि आग लगाने की बजाय वो लोग अपने सभी समर्थकों को समझाने की बजाय उन्होंने उल्टा बहकाने का काम किया। ये हमेशा जात-पात की दुर्भावना फैलाते हैं। तो पता ही है, सारा विपक्ष बहस की मांग करता रहा और बहस ना करके इधर उधर की बात सत्ता पक्ष हाँकता रहा। सारी रात गुजर गई सदन के सामने, सारी रात एमपी बैठे रहे, अगले दिन भी मौका नहीं दिया। इस पे बहस तो होनी चाहिए, जहाँ जहाँ कमियाँ रही हैं उनके उपचार होने चाहिए। बहुत शर्मनाक घटनाएं हुई, शर्मसार हुए हैं। यहाँ तक भी लोगों को मणिपुर के बारे में हर को पता है कि किस प्रकार से नगन करके किस प्रकार से घुमाया गया और जिससे हर कोई लज्जित होता। चौधरी देवीलाल की जयंती पे सभी को मनानी चाहिए। चौधरी देवीलाल ने अपने समय में, उनके शासनकाल में अनेकों इस प्रकार के काम किए हैं। जात पात की दुर्भावना से ऊपर उठ करके सबसे बड़ा तोहफा समाज को बुढ़ापा पेंशन का दे के गए। साइकिल का, रेडियो का, टेलीविज़न का, ट्रैक्टर का टोकन ख़त्म कर दिया, 6 एकड़ का मालिया माफ़ कर दिया, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़ हुए थे, कर्जे समाप्त हुए थे। अनेकों इस प्रकार के जो लोग आज पोर्टल की सरकार बनी बैठी है। चौधरी देवीलाल ने तो एसपी और डीसी को हुक्म दिए थे वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लोगों की फरियाद सुनेंगे खुले में बैठ कर के। सरकार आपके द्वार लगे थे, चुंगी समाप्त कर दी गई थी, बेरोजगारी भत्ते दिए गए थे, बेरोजगारों की आयु सीमा नौकरी के लिए बढ़ा दी गई थी। ऐसे युग पुरुष का जन्मदिन मनाने का मुझे सौभाग्य मिलेगा और मुझे कोई उसके लिए आमंत्रित करे तो मैं जरूर। राजनीतिक तौर से कोई फैसला लेने का समय नहीं, क्योंकि समय है चुनाव में, समय है, अभी कोई इलेक्शन भी नहीं कि इसके लिए फैसला लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी समय तो है लोगों के दुख सुख में शामिल होने का, उनकी समस्याओं को उजागर करने का आपके माध्यम से और प्लेटफार्मों से, ताकि उनका निदान हो सके। लोगों के समस्याओं के लिए जो चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, जूझ रहा है, ऐसी असंवेदनशील सरकार बनी हुई है जिसके समक्ष आपकी भी मदद लेता रहता हूँ, मुद्दों को उठाता रहता हूँ। और मैं विशेष तौर से आपको एक जो मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का नहीं देश का है। प्रधानमंत्री जी भी ढोल पीटते हैं, मुख्यमंत्री जी भी ढोल पीटते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। एक केस तो हाईकोर्ट में डला है, कल परसों आपने पढ़ा भी होगा। मैं इसके आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, अनेकों इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं जो इनकी फेल होगी। अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो किसानों ने पहले दर्ज किया 2019-20 में 17 लाख किसान थे, 17,11,000। ये सुनो भाई, मेरी बात सुनिए, 17,11,000 किसानों ने दर्ज किया था और 20-21 में 16,51,000 रह गए, 21-22 में 14,50,000 रह गए और 2022-23 में 14 लाख रह गए। यानी कि किसानी घट गई, इसकी तरफ कोई रुझान नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, जो केस डला है, प्रीमियम तो कटा किसानों का 253 करोड़ रुपये और उनको क्लेम दिए गए 20 करोड़ के ओनली। यानी कि बीमा कंपनियों को मालूमाल कर दिया और किसान को कंगाल कर दिया। मैं आपके सामने 2019-20 का आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। 1275 तो प्रीमियम कटा, 1275 करोड़ रुपये प्रीमियम कटा और 937 करोड़ के क्लेम मिले। यानी कि 300 करोड़ के लगभग यानी कि कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया 20-21 में। और आपको 22-23 का बताता हूं कि 14 लाख किसानों ने रजिस्टर्ड किया, 1276 करोड़ रुपये का प्रीमियम कटा, 1276 का, और बटा क्लेम 629 करोड़। यानी कि बीमा कंपनी को, ये जो मैं तथ्य आपके समक्ष दे रहा हूँ, ये राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नरेंद्र तोमर ने ये जवाब लिखित में दिया है, जो मैंने आपके सामने
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कोड किया है, यानी कि 1276 करोड़ रुपये 2022-23 में प्रीमियम कटा और 629 रुपये क्लेम किसानों को दिए गए, दुगने रुपये रह गए केवल बीमा कंपनियों के। भारतीय जनता पार्टी को अभी किसी की हैसियत का पता नहीं, वो नशे में, सत्ता के नशे में चूर है। किसानों ने भी उनकी एंट्री बंद कर दी थी और उन्हें फिर झुकना पड़ा था। जहाँ तक आपने कहा कि लगभग 1300 गांव में उनकी एंट्री बैन का कहा गया है, अभी किसी तरह की उन्होंने किसी बात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको नशा चढ़ा हुआ है। और इस बात के लिए किसी की एंट्री बैन हो ना हो, ये मामला भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता शिखर पे है और उन्हें नशा है। वो अभी इस मामले में कोई संवेदना अपनी नहीं रखते। उन्हें तुरंत से सभी समुदाय के लोगों से बात करके इस मसले को हल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तो कोई कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब खिलाफ हैं। और समय आने पे अब की बात पता लग जाएगा। पन्ना प्रमुखों का ढोल पीटा गया। इन्होंने अपने आप को किसी प्रकार से लोगों में एंट्री करने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन बुलाया गया। पन्ना प्रमुख तो पहले भी थे, जब 2019 में चुनाव हुआ सभी जगह पन्ना प्रमुख थे। इनके पन्ना प्रमुखों में 50 सीटें ये हारे और 40 ये जीते। अब की बार इनके ये पन्ने ही पाट जाएंगे, इनकी कोई सीट कहीं पे नज़र नहीं आएगी, ये भी टूट जाएगा। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट टू रन दी गवर्नमेंट है, ये सरकार चलाने के लिए केवल बनाया गया इनका जुगाड़ है और लूट का गठबंधन है। ये ठगबंधन है, ये सारे लूट में लगे हुए और लूट की वजह से ये गठबंधन को से पीछे नहीं हट रहे। कई बार तो गठबंधन स्टेट कार्यकारिणी ने फैसला ये कर दिया था, कमेटियों के जब चुनाव हो रहे थे, हमारा कोई गठबंधन नहीं, इनका फिर जुड़ाव हो गया। अब फिर कह दिया था हम इनकी कोई परवाह ही नहीं करते और हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, इनके प्रभारी ने भी कह दिया। इनका फिर एनडीए में कॉल आ गई, यानी कि ये लूट में लगे हुए हैं। और लुटेरे कभी इस बात से समझते नहीं कि जनता क्या सोच बैठी, जनता रुष्ट है, नाराज़ है, उसकी नाराज़गी के कोई मायने नहीं। मैंने आपसे कहा है कि मैंने अभी कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया, अभी तो केवल जनता के मुद्दे उठाने का समय है। ये समय नहीं है राजनीतिक तौर से कोई फैसला लेने का। आप चाहे